बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप सबसे तहे दिल से मैं आज माज़रत ख़्वाह हूं, क्योंकि 3 से 4 दिन में कोई भी व्लॉग कुछ नची मसरूफ़ियात की वजह से आपके सामने पेश नहीं कर सका, क्योंकि इन्हीं 3-4 दिनों में ही बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। बिलख़ुसूस यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ, बहस तकरार, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रूड तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ वो पेश आए, जिस तरीके से हतकामेश अंदाज में उनसे गुफ्तगू की, जिस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बेइज्जती की गई व्हाइट हाउस में, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके दीगर टीम के मेंबरान ने जिस तरीके से यूक्रेनी प्रेसिडेंट के साथ जो कुछ किया, और फिर जिस तरीके से व्हाइट हाउस से उनको रुखसत किया गया बगैर खाना खिलाए, कुछ चाय पिलाए, बगैर उनको बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके बाद, उसके बगैर उनको वहां से रुखसत किया गया, और उसकी जिस तरीके से बेइज्जती की गई व्हाइट हाउस में, वो तो एक तरफ। लेकिन साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट की उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू को लेकर भी ये जरूर पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक मजबूत आसाब के मालिक भी जरूर हैं, क्योंकि उनके मुल्क इस वक्त जंगज़दा है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक शिकस्त खोर मुल्क के एक सरबराह के साथ जो हैं उस तरीके से पेश आ रहे थे, कमज़ोर एक मुल्क के एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के सदर के सामने जो है अपनी अपनी ताकत का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा दुनिया की जानिब से किया जा रहा है। और यकीनन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, ये उन तमाम ममालिक के सरबराहान के लिए एक लेसन है, जो अमेरिका के से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। वो कहा जाता है ना कि अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका की दोस्ती से डरे, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन उनका बहुत ही करीबी एक पार्टनर, एक दोस्त था। उसके साथ जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा, व्हाइट हाउस के अंदर ही बुलाया जाता है मेहमान को घर, और घर बुलाकर उसकी जो बेइज्जती की जाती है, आप आप लोगों ने खुद देखा है, उस सब मंजर को आप लोगों ने देखा है। और इसी हवाले से तो ईरान की जानिब से बारहा कहा जाता है कि अमेरिका के ऊपर किसी सूरत भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब पे, उर्दून, मिस्र, कतर, इन सब की जानिब से एक ट्रेड के साथ-साथ उनके साथ ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं अमेरिका के साथ। तो आने वाले दिनों में किसी वक़्त भी यही यही सूरत-हाल जो है, यही बेइज़्ज़ती, यही इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके जो गुफ्तगू की गई है, यही इन ममालिक के साथ भी किसी वक़्त भी किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद नाज़रीन, बर्तानिया, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत दीगर यूरोपीय जो ममालिक हैं, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये पर जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ इज़हार यकजहती की गई है। और इस वक़्त बर्तानिया के जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने बाकायदा इस वक़्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ होने वाले उनकी मुलाकात में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और उस इस्तकबाल के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पुरतपाक इस्तकबाल करने के बाद बर्तानिया में उन्होंने बाकायदा एक बहुत बड़ा एक माहिदा भी जो है बाकायदा तय पा चुका है दोनों ममालिक के दरमियान, यानी तकरीबन 2.8 अरब डॉलर का कर्ज माहिदा जो है दोनों ममालिक के दरमियान तय पा चुका है। उसमें बिलखुसूस जंगी साज सामान के हवाले से बाकायदा यूक्रेन को मजबूत करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है, और कनाडा की जानिब से भी कहा गया है कि वो जरूर इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका साथ देंगे इस मुश्किल वक्त में। तो यूरोप जो है इस वक्त अमेरिका के इस बिहेवियर से वो ये समझ चुके हैं कि अमेरिका अब किसी वक्त भी हमें इससे भी बड़ा धोखा दे सकता है, तो वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मिल के आगे बढ़ने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको दिन में तारे दिखा चुके हैं पिछले दिनों ही, उस हवाले से आप बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, आज पहला रोज़ा था। आप सबको रमज़ान मुबारक की खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आपको मुबारक भी हो। आज पहला रोज़ा था रमज़ान का। नाज़रीन, इससे पहले रोज़ा की जब बात आती है तो यकीनन आप सब समझते हैं कि गज़ा के लोग ज़रूर याद आते हैं। तो आज गज़ा के अंदर जो हैं जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उन्होंने कैसे आज पहला रोज़ा खोला है, यानी इफ्तार कैसे की है, उस हवाले से आप लोगों को बताते चलें कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि आज बिलखुसूस जो गज़ा के जो लोग हैं, उन्होंने आज गज़ा के अंदर मलबे के ढेर में बैठकर उन्होंने आज इफ्तारी की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, और लंबी एक कतार है, वहाँ लोगों ने खुले आसमान तले आज इफ्तारी की है। तकरीबन 15 माह तक जारी रहने वाले तबाहकुन इस जंग ने जिस तरीके से गज़ा की पट्टी में बड़े पैमाने पर इसराइल ने तबाही मचाई, 1.5 साल में पहली बार किसी हद तक पुरअमन एक माहौल में रमज़ान का ये दिन गुज़ारा जा चुका है। लेकिन इस वक़्त जो है
جنگ کی تلوار اب بھی سروں پر جو ہے لٹک رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے آفس سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے اختتام اور حماس کی جانب سے بامقصد بات چیت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے انکار کے بعد یعنی حماس نے واضح کیا کہ جب تک آپ بامقصد گفتگو نہیں کریں گے، بامقصد بات چیت نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم مذاکرات آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ ان کے انکار کے بعد اسرائیل نے غزہ کو امداد کی سپلائی مکمل طور پر روک دی ہے۔ اب یہ وجہ یہی ہے کہ اس وقت نتن یاہو ایک بار پھر دوبارہ غزہ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کا وہ آغاز کرنا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ امریکہ کی ایما پر ہی ہو رہا ہے۔ یہ میں صرف ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اس وقت امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج کہا ہے کہ اسرائیل کو $4 ارب فوجی امداد کی فراہمی تیز کرنے کی انہوں نے آج منظوری دے دی ہے۔ اور مارکو روبیو نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو امدادی سامان جو ہیں، بالخصوص جنگی امدادی سامان جو ہیں، وہ ہنگامی طور پر جو ہیں، ہم اس وقت ہنگامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ ہنگامی حالات میں پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی آج انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد سے لے کر اب تک $12 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ یعنی جو بائیڈن نے جو کچھ تباہی مچائی، اس کی ٹیم نے جس طریقے سے نتن یاہو کو ہتھیار مہیا کر کے غزہ کے اندر تباہی مچوائی ہے، اسی طریقے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ اس سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کر جو ہیں وہ غزہ کے اندر تباہی مچانے کے لیے وہ خود بھی اس وقت سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ناظرین، یہ تو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایران کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک فیصلہ لیا جا چکا ہے۔ یعنی ایران کے وزیر خارجہ سے آج یہ باقاعدہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، ان کو عہدے سے وزیر خزانہ کو آج عہدے سے ہٹایا گیا۔ اچھا، ایران کے وزیر خزانہ کو عہدے سے اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ اس وقت ایران میں مہنگائی میں اضافہ بھی ہو چکا ہے اور ایرانی ریال کی قدر میں بھی کمی آ چکی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو پارلیمنٹ نے باقاعدہ عہدے سے ہٹانے کا آج ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور ایرانی آج ارکان پارلیمنٹ نے، جس میں تقریباً 273 ہیں، ان میں سے 182 ارکان نے وزیر خزانہ عبد الناصر حمدی کو آج ووٹ کر کے عہدے سے ہٹایا جا چکا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کنٹری جہاں جزا سزا کا ایک نظام، ایک تعین ہے، جہاں جو کام کرتا ہے اس کو سپیس دی جاتی ہے، جہاں جو کام نہیں کرتا ہے اس کو یوں عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھی جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کل سے انشاءاللہ ہم 8 سے 9 بج کے درمیان جو ہے اپنا ویلاگ آپ تک پہنچائیں گے، اور یہی 8 بج کا ٹائم جو ہے اب ہمارا انشاءاللہ فکس کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی ہماری طاقت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔